क्या विकास से हटकर अब दूसरे मुद्दे ला रहे हैं? क्या कोई तोता आपने भी पाल रखा है जिसने वो भविष्यवाणी कर दी कि क्या होने वाला है, इसलिए एजेंडा चेंज किया आपने? तैयार कर लिए सारे सर यहाँ चूक रह गई, मतलब इतना सोना एक दो दिन में तो आया नहीं होगा सर, यानी चूक रह गई और लंबे समय से रही चूक है ये। बता पा रहे हैं आप, पूछ रही है तो एक ओपी जायसवाल का नाम ले रहे हैं, मैं पूछ दूंगा ओपी जायसवाल क्या करते तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। आए भाई क्या करते ओपी? आप नाम बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बीजेपी के नेता विधायक ऐसे शख्स जिनके घर पर छापेमारी हुई है, अवैध संपत्ति बीजेपी की तरफ, बीजेपी के जो नेता है उनके यहाँ से बरामद हुई हुआ है ऐसा कुछ सर? क्योंकि मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कितने साल हो गए सर सरकार में आपको, यूपी में? 4.5 साल जी सर। 4.5 साल में क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग जगहों पर ये 50 ठिकाने चिन्हित करने में इतना वक्त लग गया, या पीयूष जैन के पास करीब 200 करोड़ कैश होगा, आप इंतजार कर रहे थे जब तक 200 का आंकड़ा या उससे ऊपर हो जाएगा तब छापेमारी करेंगे? सर टाइमिंग पर सवाल है, इस समय क्यों? और पिताजी, मुहूर्त निकालना ये सियासी लोगों का, विपक्षियों का काम है। एजेंसियां जो हैं इनपुट के आधार पर काम करती हैं, उनके पास जो सूचनाएं मिलती हैं जो उनके पास खुफिया जानकारी होती है उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। अब उसमें चुनाव है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी के पास अवैध संपत्ति है तो उसको चुनाव रहे या न रहे उस पर छापे तो पड़ेंगे। टाइमिंग पर मैंने पूछा, आपने कहा कि मुहूर्त नहीं निकलता है, सही बात कहा आपने, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ विपक्ष से जुड़े हुए लोग क्या ही छापे पड़ रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में या और जगहों पर सब साफ सुथरे हैं? केवल अखिलेश यादव जिनसे संबंध रखते हैं या जिनका संबंध उनसे होगा, विपक्ष यही कह रहा है कि क्या उन्हीं क्या केवल छापेमारी पड़ेगी? और पिताजी थोड़ा बैक में जाना चाहिए और थोड़ी अपने, मुझे लगता है कि जो है जानकारी भी एकत्र करना चाहिए। इसके एक यानी लगातार वहां छापे पड़ रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि जो भी अवैध काम कर रहा है, यदि किसी के पास ये जानकारी यानी इनपुट मिल रही है तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं और देश भर में पड़ रहे हैं। शर्मा साहब, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता भी हैं जहां पर छापेमारी हुई हो, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने यही कहा। आप नाम बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बीजेपी के नेता विधायक ऐसे शख्स जिनके घर पर छापेमारी हुई है, अवैध संपत्ति बीजेपी की तरफ, बीजेपी के जो नेता है उनके यहाँ से बरामद हुआ है ऐसा कुछ सर? क्योंकि आपने बोला शुरुआत में। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल भी बता दूं, ये भी आपसे कह दूं, अभी जो है एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता ही है, जायसवाल है, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे। एक जो है विधायक है उनके यहाँ भी पड़े थे। मेरे कहने का मतलब कोई भी गलत करेगा, कोई भी, उसमें भाजपा हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पिताजी। प्रश्न ये है कि जो भी गलत करेगा, किसी के कोई भी अवैध संपत्ति इकट्ठा करेगा तो उसके यहाँ ये होगा, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन भदौरिया साहब हुए, जरा सवालों के सीधे जवाब हो जाए। पहला ये कि बीजेपी के वो कौन से नेता, आपने एक जायसवाल का जिक्र किया, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या उन पर कार्रवाई अभी तक हुई है? अगर आप ये स्पष्ट कर पाएं या और नाम बता पाएं कि कौन से बीजेपी के नेता हैं जिनके यहां पर भी छापेमारी हो रही है और आपका एजेंडा एकदम क्लियर है, जहां पर भी गलत होगा वहां पर बीजेपी और एजेंसियां खड़ी होंगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, जरा ये स्पष्ट कीजिए। दूसरा, नोटबंदी को लेकर भी सर, रुक जाइए, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। नोटबंदी को लेकर भी सर, क्या नोटबंदी सफल, क्योंकि ये कहा गया काले धन ले आए जाएंगे वापस, 200 करोड़ की संपत्ति सर एक दो दिन में, कल परसों में तो इकट्ठा नहीं होंगी, वक्त लगा होगा। खबरें तो ये भी हैं सर कि जानकारी पीयूष जैन को पहले से थी कि नोटबंदी होने वाली है, तो वो जो लाइन लगा के खड़े हुए थे सर, जो लाइन में लोग खत्म हो गए पैसों के लिए, वो केवल आम जनता के लिए, बड़े लोगों को पता था क्या कि नोटबंदी होने वाली है? नहीं, ये तो देखिए, ये सब तो अफवाहें हैं। इस पे तो कोई यानी कयास पे बहुत से प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि किसको जानकारी थी, किसको नहीं थी। ऐसा तो विपक्ष हमेशा अफवाह फैलाते ही रहता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, पहली बात तो ये है कि देखिए, सरकार छापे नहीं मारती है पिताजी, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, ये एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके पास एक खुफिया रिपोर्ट के जो उनको प्राप्त होती है, उसके आधार पर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और छापे मारते हैं। अभी जो है अपने त्रिवेदी साहब ने अच्छी बात कही, मैं पूछता हूं कि बंगाल में जो छापे पड़े तो क्या अभिषेक मुखर्जी क्या छूट गए हैं?
क्या उनके ऊपर कोयला जो खनन के दौरान जो छापे पड़े थे, तो क्या उस केस से वो बाहर हो गए? जो काम करेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा निश्चित। अब मैं नाम बता देता हूँ आपको। ओम प्रकाश जायसवाल यूपी जौनपुर से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी पड़ा है। अमरप्रीत सिंह जो है वो भी हैं। तो ऐसे और कई लोग हैं जिनके यहाँ पर भी कार्रवाइयां हुई हैं और वो भी कार्रवाई के अंतर्गत है। क्या अपडेट है सर, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या अपडेट? इसमें जो कानून के तहत जो कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, कार्रवाई काम कर रही है। आप थोड़ा देर इंतजार कर लिए, सारे डिटेल्स बाहर आ जाएंगे। मतलब इतना सोना 1-2 दिन में तो आया नहीं होगा सर, यानी चूक रह गई और लंबे समय से रही चूक है ये। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए ना, आपने सही भी इस बात का असेसमेंट किया कि 1-2-4 सालों में तो हुआ नहीं होगा, ये तो लंबे सालों से हुआ होगा। तो क्या मैं यदि कयास की ही बात करनी है तो मैं आप पिताजी ये नहीं पूछ सकता आपसे कि 2006 से लेकर 2012 तक बीएसपी की मायावती जी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, क्या उस दौरान में नहीं आया होगा? तो जांच होने दीजिए ना, पता चल जाएगा किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। खुलने तो दीजिए। क्या ये शासन में नहीं रहे? समाजवादी जो है 2012 से 17 तक नहीं रहे? क्या उस बीच में केंद्र में जो है यूपीए की सरकार नहीं रही है? ठीक है, तो ये कहते हैं आप कयास से पे बात ना करें ना। जवाब दे दूं तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ निश्चित मसला है, तभी तो केंद्रीय एजेंसियों ने तत्काल उस पर कार्रवाई प्रारंभ की है, जांच प्रारंभ कर दी है। शर्मा साहब ठीक है, भदौरिया साहब जवाब देखिए, शर्मा साहब को थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। केंद्र की एजेंसी होती है, एयरपोर्ट पे कोई स्टेट ऑफिसर नहीं लगे होते, ना पुलिस वाले लगे होते हैं। और 7.5 साल से आपकी सरकार है और नोटबंदी कुछ दिन पहले ही हुई थी और नोटबंदी आपकी सरकार में हुई थी, तो काले नोट कैसे आ गए? जिम्मेदारी आपकी होती है, जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? आपके पैसे अपने पैसे छुपा रहे हो और बाद में उसको बता देते हो, टर्नओवर बता के उसको बचाना चाहते हो उस व्यक्ति को कि 177 करोड़ का टर्नओवर भी बता दोगे और उस व्यक्ति को बचा भी लोगे और सोना भी इंपोर्ट करवा के उसके यहाँ घर में कैसे पहुंच गया जरा बताइए। और इधर उधर कहानी मत गाइए, सुन लीजिए कान खोल के। शर्मा साहब मेरा एक काउंटर सवाल है, आप ये बताइए ना, क्या सर जवाब दे रहा हूं सर, क्योंकि क्या हो रहा है, भदौरिया साहब भी बोलेंगे, आप दोनों बोलते रहेंगे, तो सर एक एक करके आपको बोलिए। अर्पिता जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरे विपक्ष में 3 लोग बोल रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं अकेला व्यक्ति खड़ा हूँ आपके सामने, आप 3 लोग। शर्मा साहब अगर सवाल का सीधा जवाब हो तो ठीक है, घुमाने से सर कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सीधा आपसे कहा सर, वो ये पूछ रहे हैं वो क्या व्यापार करते हैं, अगर आपके पास ये जानकारी हो तो वो जानकारी दे दीजिए। फिर मेरा काउंटर सवाल है, मैं वो भी रखना चाह रही हूँ सर। नहीं अर्पिता जी, मैं किसी की हिस्ट्री लेकर थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं किसी की हिस्ट्री लेकर घूमूंगा क्या? आपने नाम पूछा, मैंने बता दिया, आप पता करा लीजिए उनका। जब आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार अच्छे काम कर रही है, आपको याद होगा किस एजेंडे के साथ आप उतरे थे? विकास का एजेंडा था, जाहिर तौर पर याद है सर कि मैं एक बार फिर से वो नारा याद दिलाऊं सर, याद होगा आपको। विकास के एजेंडे के साथ आप उतरे थे। आज अमित शाह जब रैली करते हैं सर, तो वो क्यों विकास की बात नहीं कर रहे? 370 गिनाते हैं, जो 3 तलाक वापस हुआ उसकी बात करते हैं, मथुरा का एजेंडा चुनाव में आ जाता है, रामलला का मुद्दा तो चल ही रहा था, क्या विकास की बात? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने जब कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने विकास की बातों पर बात की कि कन्नौज के लिए क्या क्या योजना समाजवादी पार्टी ला रही थी और बीजेपी की तरफ से वो सब नहीं किया गया। आप क्या विकास से हटकर अब दूसरे मुद्दे ला रहे हैं? क्या कोई तोता आपने भी पाल रखा है जिसने वो भविष्यवाणी कर दी कि क्या होने वाला है, इसलिए एजेंडा चेंज किया आपने? अर्पिता जी, कितने मिनट का भाषण था अमित शाह जी का? आपने पूरा भाषण सुना है उनका? सर, क्या बोला है उन्होंने? शुरुआत की बात कर रही हूं। आपको सेलेक्टिव 3 बातें उसमें समझ में आई। क्या धारा 370 हटाना गलत है? आपने पूरा भाषण सुना सर? नहीं चर्चा कीजिए सर। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ एजेंडा चेंज हुआ है क्या? कहिए ना, एजेंडा चेंज हो गया है, सबसे कौन सी बड़ी बात हो गई? 370 की बात की बड़ी चीज है। अभी बाइक तैयार हो गई हो तो बताइए। आप मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं किसी दिन भी आप बोलने देंगे तो मैं बता दूंगा। ये चुनाव संपन्न होने के बाद ही चुनाव को देखिएगा। बंद कराइए तब मैं बोलूंगा। अब पिताजी ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? ये बगुला भगत है, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? आप मुझे बताइए, ऐसे कैसे डिबेट ऐसे ही हो सकता है कि पहले बात करो महंगाई पर, बात करो किसानों के ऊपर, बात करो नौजवान को नौकरी के ऊपर, बात करो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। डिबेट ऐसा नहीं हो सकता है कि अमित शाह। अर्पिता जी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो मैं बात मुझे समझ नहीं आती। जब विपक्ष में चले जाते हैं तो ही जनता की याद क्यों आती है भाई? क्यों आपको तब याद आती है कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए?
जब विपक्ष में होते हैं तो ही ये क्यों आपको याद आता है? जब आप सत्ता में थे आपने कितनी बात की इसकी सर? अर्पिता जी सुन लीजिए, अर्पिता जी सुन लीजिए। के शर्मा साहब एक सेकेंड। अच्छा महंगाई पे बोल दो, चलो महंगाई पे बोल दो, शर्मा जी महंगाई पे बोलो। नहीं, मैं तो अभी आपके प्रश्न के जवाब में सारे लोगों के साथ दे रहा हूँ। नहीं महंगाई पे बोलो, थोड़ा आप मुझे समय दीजिए, मुझे तो आप बीच में जो है आप महंगाई पे बोलो, महिला अत्याचार। शर्मा कोई साहब भी इसमें कुछ भी कहीं चिल्लाने लगता है तो फिर ऐसे कैसे होगा? शर्मा साहब मेरा देखिए सवाल मैं एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि मुद्दा ना बहुत भटक जा रहा है। मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या बीजेपी ने आगे आने वाली स्थितियों को या जो अभी चल रहा है उसको भांपते हुए कोई एजेंडा बदला है? क्योंकि विकास की जितनी बात पहले हुआ करती थी अब उतनी बात नहीं हो रही, क्योंकि अब आपको तो इसके साथ उतरना होगा ना कि आपने 5 साल सरकार में क्या किया, बजाय इसके विकास की बात करते हुए 370, 3 तलाक, इन मुद्दों पर, या मथुरा में मंदिर बनेगा, क्या इन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं या मुद्दा कुछ और? या फिर ये भी चल रहा है छापेमारी, इससे आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं? देखिए कोई मुद्दा नहीं बदला है। हमने स्पष्टता के साथ कहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो वहां पर आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो कार्य किए हैं, हम उन्हीं विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। यदि हमने 2.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए हैं तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को उनको बता रहे हैं। यदि हमने वहां पर 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। यदि हमने वहां पर मुफ्त में जो है कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिए हैं तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम जनता को वहां पर अभी जो है निःशुल्क में अनाज दे रहे हैं तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। सारी चीज कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप कह रहे हैं कि आप एजेंडा बदल रहे हैं। मैं पूछता हूं अर्पिता जी कि कौन लेकर आया वहां जिन्ना की बात किसने चालू की? तो क्या उसका जवाब न दें? आप हमारे देश के महापुरुषों के साथ उस देश विरोधी व्यक्ति की यदि तुलना करेंगे और साथ खड़ा करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे आपको। कौन गया अयोध्या में जाके ब्राह्मण सम्मेलन करने? क्यों? ये अयोध्या जो अछूती जाती थी जब ये मुख्यमंत्री, तो उन्होंने किस मुद्दे पर बात की? अखिलेश यादव ने किस मुद्दे पर बात की? वो कह रहे हैं बीजेपी ने विकास कामों में रोड़े अटकाए। अमित शाह कह रहे हैं कि राम मंदिर के कामों पर रोड़े अटकाए गए। किस पे? मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव क्या 5 दिन सरकार में थे या 5 साल सरकार में थे? जो ये बात वहां पर दुनिया भर की जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं बैठ के कि हाँ ये हमने योजना बनाई थी, हमने वो योजना बनाई थी, हमने ये योजना, तो क्यों नहीं पूरा किया? 5 साल क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे वहां पे बैठ के? आपको काम नहीं करना क्योंकि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप माफियाओं का संरक्षण कर रहे थे, इसलिए आप जो है आप योजनाएं तो आपने एक दिन में 910 योजनाओं का जो है लखनऊ के अंदर में पार्क में आपने शिलान्यास किया। वो भी चुनाव के 10 दिन पहले। आपके बोलने के समय कोई बोलता है तो तकलीफ बहुत होती है आपको सर? अरे क्यों मुझे बोलने नहीं दिया? मुझे बोलने नहीं दिया। आपको सर हमेशा ऐसा लगता है कि आपको कभी बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों बोलने दूंगा? सर डिबेट चलती है, भाषण नहीं चलता है, एक ही शख्स लगातार बोलता रहेगा सर। सब बोलेंगे लेकिन समाजवादी गुंडागर्दी नहीं बोलेंगे। एक सेकेंड, ये समाजवादी गुंडागर्दी मत कीजिए यहाँ पर। मैं ये कहता हूँ मैं आपसे शर्मा साहब, ठीक है आपको घुमा दिया, मैं सीधा सवाल पूछ लूं? नहीं मैं बात तो करूं, आप मैं अपनी बात तो करने दीजिए मुझे, जो मैं कह रहा हूं। मैंने ये पूछा, आप ये बार-बार इतना कुछ कह रहे हैं। बदला है कि नहीं बदला है सर? राम मंदिर, मथुरा, 370, 3 तलाक, यही मुद्दे हैं। आज क्यों नहीं अमित शाह गिना रहे थे कि जैसे हमने ये काम शुरू किए, हमने ये विकास की योजनाएं शुरू की? ये योजनाओं का जिक्र अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। जिक्र राम मंदिर का होता है, जिक्र मथुरा का होता है, योगी आदित्यनाथ मथुरा की बात कर देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य मथुरा की बात कर देते हैं। तो बताइए ना, एजेंडा चेंज किया है आपने या लग रहा है कि आगे रात मुश्किल है? देखिए मैं जवाब दे दूं, मुझे अब शांति से इसी पर दीजिएगा, मैं बहुत शांति से सुनूंगी अगर मेरे ही सवालों का जवाब आपके उसमें आऊंगा, बिल्कुल आपके इस पे आऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपने पहले तो आपने कहा कि वो विकास का जिक्र ही नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर आप इस पे आ रहे, तो धीरे धीरे आप स्वीकार लेंगे क्योंकि 40 मिनट यदि उनका पूरा भाषण आप सुनेंगे तो आप उसमें तमाम, लेकिन उसमें इन बातों का जिक्र भी है और जनता के लिए सवाल है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और इस बातों का जिक्र क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। यह एक चीज आपको मानना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा 3 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिसमें से बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा रोजगार जनता को मिलता है। इसका विकास करना, क्या इससे वहां पर तीर्थाटन नहीं बढ़ रहा? क्या वहां रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को? क्या वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या वहां की आमदनी नहीं बढ़ रही है?
तो उसकी बात क्यों ना करें? यदि हम ये तो कभी अयोध्या की बात हम जब करते थे, आज तो ये कहते हैं कि अयोध्या पर भी ये अपना अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ऐसा हुआ था, कांग्रेस कहती है हमने शिलान्यास किया था। लेकिन यही लोग थे ना, यही लोग थे जो कार सेवकों के निहत्तों कार सेवकों की इन्होंने हत्या करवाई। यही लोग थे वहां पर जिन्होंने भगवान राम को मंदिर का विकास होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, है ना सर? क्यों नहीं बढ़ेगा साहब? आप मुझे एक चीज बताइए, यदि हम वहाँ क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया। यही तो पूछ रही थी। मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। नहीं सर, भदौरिया साहब को भी बोलना है सर, आप सब कैसे भी ज्यादा। वहां एम्स बन रहे हैं, वहां नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, वहां पर जो है तमाम और योजना जो है लागू हो रही है, साथ में ये भी हो रहे हैं। तो उसका भी जिक्र क्यों ना करें? ठीक है। और शर्मा साहब अब प्लीज आप बोलिएगा मत, भदौरिया साहब को भी कंप्लीट करने दीजिएगा। जी देखिए इनका झूठ देखिए। यहाँ पे ये बन रहा है, वहां वो बना कुछ भी नहीं है, सब बन रहा है। मतलब सबका इन्होंने शिलान्यास किया है कि चुनावी शिलान्यास जिसको बोलते हैं। और जहां तक ये आपने इतना कुरेदा सब कुछ बोला, लास्ट में इनका एजेंडा क्या है? वही घूम रहे। धर्म हमारा आस्था का विषय है प्रभु, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म के बारे में बोलेंगे तो भागने लगोगे। अयोध्या में जरा बता दो, राम के बारे में कौन सा शब्द है जो सब मंदिरों में, राम के मंदिरों में बोला जाता है? जरा बता दीजिए कौन सी राम के बारे में कौन से दो शब्द, दो लाइन बता दीजिए जो हर मंदिर में अयोध्या में पढ़ी जाती। बताइए। कहो मैं कहो पहली लाइन बता दें, दूसरी आप बता दोगे? प्रभु राम के बारे में कौन सी लाइन पढ़ी जाती है आरती के नाम पे? बताइए भैया, बताइए। चलो मैं सुनना चाहता हूँ। अर्पिता जी, मैं पहली लाइन बताओ। अर्पिता जी जवाब दूं? बताओ। अरे पहले जवाब दूं इनको? मैं जवाब दूं? लाइन बताओ, जवाब मत दो, लाइन बताओ। सुन लीजिए भैया, सुन लो। अरे मैं तुम्हारे क्यूज क्वेश्चन में क्यूज उसमें थोड़ी ना आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम्हारे नाम से, आपके नाम पर तो भगवान राम का नाम आना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि राम भक्तों के हत्यारे हैं आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग आज भगवान राम की बात कर रहे हो।